हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। ये अरेंजमेंट क्लास है आपकी। तो आज हम हिंदी क्लास 10 का पढ़ रहे हैं। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर नेताजी का चश्मा गद्य खंड की कहानी पढ़ी, जो कि स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। और इस कहानी को प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ स्कूल से पूछा था, तो बच्चों ने कहा कि हमें ये चैप्टर नहीं पता है। तो इस चैप्टर का हम एक सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ स्कूल के बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसको हम एक संक्षिप्त रूप में सारांश इसका पढ़ लेते हैं। तो आइए, क्या कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में था। तो एक हवलदार साहब थे जो कि हर 15वें दिन कंपनी के काम से जो है एक छोटे से कस्बे से गुजरना उनका होता था। और उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, ठीक है, और एक लड़कियों का स्कूल। तो कस्बा होता क्या है, जो कि गांव से थोड़ा ज्यादा विकसित होता है और शहर से कम विकसित होता है। तो ये एक छोटा सा कस्बे की बात है, जहां पर से जो है एक हवलदार साहब, जो कि इस कहानी के एक पात्र हैं, और हवलदार साहब जाते हैं और हर 15 दिन जो है अपनी कंपनी के काम से वो उस रास्ते से, उस कस्बे से का गुजरना होता है। अब इस कस्बे की यहाँ पर बात की गई है। पहले पैराग्राफ में यहाँ पर क्या बताया कि कस्बा कैसा है। इस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, यानी कि बॉयज का स्कूल है, और एक गर्ल्स का स्कूल है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी, ठीक है ना। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती थी, तो कभी शौचालय को, कभी किसी सम्मेलन, कभी जो है सम्मेलन वो करवा दिया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्योंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का जो काम है कस्बे के ही एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को क्या कर दिया, सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की उस पर कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का जो है चौड़ा काला फ्रेम जो है मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा जो है रियल का। तो ये यहाँ पर आगे, यहाँ पर जब हवलदार साहब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरते हैं तो वो क्या देखते हैं। जब वो पहली बार आए तो उन्होंने क्या देखा, मूर्ति जो है उस संगमरमर की बनी हुई थी, और उस मूर्ति पर जो चश्मा था वो सचमुच का था, जो हम पहनते हैं, है? तो हवलदार साहब आए दूसरी बार तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा जो है वो पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठते हैं कि नेताजी का चश्मा हर दम बदल कैसे जाता है, क्योंकि वो उस चौराहे पर पान वाले से पान खाया करते थे। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मा वाला जो है करता है, और हवलदार साहब को समझते देर नहीं लगी कि बिना मूर्ति वाली चश्मा जो है, बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपनी जो है उपलब्ध फ्रेम से में से वो किसी एक को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया करता था। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम वाला चश्मा की जो मांग करता था, वैसे जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो वह उस मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था, अपने कस्टमर को वो दे देता है, और मूर्ति पर एक नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। इसीलिए जो चश्मा है बार बार बदला हुआ उनको दिखता था, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। यानी कि जिसने भी वो मूर्ति बनाई थी उसे मास्टर कहा गया, उसका नाम मोतीलाल कहा गया था, ठीक है ना। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। तो पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, इसलिए ऐसा करता है। तो यहाँ पर उसने जो है एक प्रकार से पान वाले ने उसकी जो है मजाक उड़ाया कि जो ये काम कर रहा है, नेताजी को हर बार चश्मा पहना रहा है, उसे पागलपन कहा। लेकिन क्या वास्तविक में, हम प्रश्न भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, क्या वास्तविक में क्या वो पागलपन था? वो पागलपन नहीं था, वो नेताजी के प्रति उस कैप्टन का एक समर्पण भाव था, वो देशभक्ति की भावना थी,
वो नेताजी को हर बार चश्मे में देखना चाहता था, इसलिए वो जो है जो भी उसके पास चश्मा होता था वो नेताजी को पहना देता था। तो लेकिन पान वाले ने उसे क्या कहा, वो पागल है, यानी कि उसकी इस हरकत को उसने पागलपन जो है उसको ठहरा दिया कि वो पागल है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते जो है अच्छा नहीं लग रहा था। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस से टंगी टेंटो चश्मा थी, क्या थी, पान से टंगी हुई उसकी चश्मा थी। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने उससे ज्यादा पूछने से या बताने से मना कर दिया था। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई प्रकार की चश्मा जो है लगते हुए देखा। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया और उन्हें इस बात से बहुत जो है दुख हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, 15 दिन बाद कस्बे से जब गुजरे तो सोचा कि वहां से नहीं रुकेंगे। जिस चौराहे पर नेताजी का स्मारक बना हुआ है, उनकी प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो कैप्टन था जो हर बार नेताजी की मूर्ति को क्या कर रहा था, चश्मा पहना रहा था, वो मर चुका है और अब जो है नेताजी को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं है। तो अंदर ही अंदर जो हवलदार साहब थे वो बड़े निराश थे। और अब क्या सोचते हैं, 15 दिन बाद फिर जब वो उस कस्बे से गुजरते हैं तो क्या सोचते हैं कि इस बार उस चौराहे पर ना तो पान खाएंगे और ना ही वहां रुकेंगे, और नेताजी की तस्वीर जो उनकी मूर्ति थी उस मूर्ति की तरफ वो नजर उठा करके भी नहीं देखेंगे। लेकिन आदत से मजबूर हवलदार साहब जो है जैसे ही उस चौराहे से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी नजर सीधे नेताजी के चश्मे, नेताजी की मूर्ति पर चली जाती है। तो क्या कहा उन्होंने, ना ही वहां रुकेंगे और ना ही पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर वो हवलदार साहब जो हैं कि नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ एक छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। वह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई थी। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर का क्या सारांश, क्या क्या इस चैप्टर में है। ठीक है, बाकी आप, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अब जो है जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है आप एक बार इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके शब्दार्थ हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, कस्बा क्या होता है, एक छोटा सा शहर। ठीक है, लागत का मतलब खर्च। ठीक है, ऊहापोह, क्या करे क्या ना करे की जो स्थिति होती है ना, ऊहापोह कहा जाता है। शासनावधि, शासन की अवधि। कमसिन यानी कि कम उम्र का। सराहनीय, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसा के योग्य हो, तारीफ के काबिल हो, उसे आप सराहनीय कहते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं ना जब अच्छा काम करते हैं तो आपका ये काम जो है सराहनीय है। लक्षित करना, देखना। कौतुक यानी कि आश्चर्य। इसके बाद यहाँ पर दमनीय एक शब्द आया था जिसको दबाना मुश्किल हो या असहनीय भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब वो बार बार क्या करते हैं, बार बार वो चश्मे को बदलता हुआ देखते हैं तो फिर जो है उनकी जो स्थिति क्या हो जाती है, वो अपने भाव को दबा नहीं सकते हैं। कौन, हवलदार साहब। बार बार हर बार वो 15 दिन में नेताजी के चश्मे को बदला देख करके उनकी स्थिति हो जाती है दुर्दमनीय यानी कि असहनीय। तो अब वो पान वाले से पूछ डालते हैं कि आखिर तुम्हारे ये नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदला जाता है। ठीक है ना, ग्राहक, यहाँ पर ग्राहक से मतलब है, लिख लेंगे सभी शब्दार्थों को। किधर, किधर, उधर, उधर। ठीक है, आहत, घायल। दरकार, आवश्यकता। द्रवित का मतलब अभिभूत होना। ठीक है, अवाक का मतलब हो जाता है चुप। प्रफुल्लता, खुशी।
और हृदय स्थली विशेष महत्व रखने वाला स्थान। ठीक है, चलिए सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। पहला है कस्बा। कस्बा छोटा शहर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं शहर से कम विकसित या फिर गांव से थोड़ा सा विकसित। लागत का मतलब खर्च, किसी चीज पर आप कितनी लागत लगाते हैं या फिर उस पर कितना आप खर्च करते हैं। अब जैसा कि मूर्ति बनाने के लिए उस पर क्या कहा था कि शायद उसको बनाने के लिए कम लागत होगी, यानी कि कम खर्चा होगा, इसलिए उन्होंने जो नगर पालिका है उन्होंने गांव के ही, कस्बे के ही किसी हाई स्कूल पास मास्टर को ही क्या दे दिया, ये काम सौंप दिया। अब क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी तो वो संगमरमर के चश्मे नहीं बना पाया और उसमें जो है कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी, नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था। ठीक है, चश्मा था लेकिन चश्मा जिसकी मूर्ति बनी थी, संगमरमर की जो मूर्ति बनी थी उसकी नहीं बल्कि किसकी थी, वो चश्मा रियल का था, वास्तविक का चश्मा था। शासनावधि, शासन की अवधि। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके कौन हवलदार साहब थे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि शायद शासन की जो अवधि है वो बहुत कम होगी, इसलिए कस्बे के किसी लोकल आदमी को ही, लोकल मास्टर को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, क्योंकि कम समय में ये स्मारक बनना होगा। कमसीन यानी कि कम उम्र का, सराहनीय प्रशंसा के योग्य, लक्षित करना यानी देखना, कौतुक, आश्चर्य, दुर्दमनीय जिसको दबाना मुश्किल हो, और इसके बाद ग्राहक, ग्राहक कस्टमर, किधर, इधर, उधर, उधर, आहत, घायल, दरकार, दरकार, आवश्यकता, द्रवित, अभिभूत होना, अवाक रहना यानी कि चुप रहना, प्रफुल्लता, खुशी, हृदय स्थली विशेष महत्व रखने वाला। तो ये था इस चैप्टर का क्या सारांश और साथ ही साथ इसके कुछ कठिन शब्द। आइए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर प्रश्न उत्तर करने किए थे उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने कुछ प्रश्न इसके किए हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है आप इसको भी देख लीजिएगा। तो जो कैप्टन था चश्मे वाला वो एक सेनानी नहीं था, सेना में नहीं रहता था। सेना में ही तो कैप्टन होता है, वहां पर कैप्टन की पोस्ट है। ठीक है ना, तो सेनानी न होते हुए भी कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा गया, क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था और वह नेताजी की मूर्ति को जो है बार बार क्या करता था, चश्मा पहना कर देश के प्रति अपने अगाध श्रद्धा को प्रकट करता था, देशभक्ति को प्रकट करता था। देश के प्रति उसका त्याग और समर्पण की जो भावना है उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी, इसलिए जो है लोग उसे कैप्टन कहा करते थे, क्योंकि उसके अंदर जो है एक सेनानी की तरह, जिस प्रकार से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे ही उसके मन में भी जो है देश के प्रति प्रेम था, देश भक्ति की भावना उसके मन में थी, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर भी लिखिएगा, प्रश्न को नोट भी कीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन तुरंत बाद में तुरंत रोकने को कहा।
ठीक है ना। जब हवलदार साहब को पता चला कि कैप्टन मर गया है और अब नेताजी के जो स्मारक है, नेताजी की जो मूर्ति है, उस पर कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा, तो वो जो है अंदर से बड़े दुखी थे और उन्होंने चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था अपने ड्राइवर से। लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख करके उनके मन में क्या उम्मीद जागी, ठीक है, और हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। बस एक ही सी चीज उन्होंने देखी कि मूर्ति पर चश्मा लगा है, उसे देखकर ही उनकी आंखें नम हो गई थी, वे भावुक हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था। तो देखिए पहला जो प्रश्न है क्या है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों थे। बस वही कि जो कैप्टन था वो मर चुका था और अब जो है जिस प्रकार की भावना देश के प्रति, देश प्रेम की भावना कैप्टन के मन में है, अब शायद किसी और के मन में ऐसा नहीं है, इसलिए वो निराश थे। आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। बस हमें इसका उत्तर पता है कि हवलदार साहब निराश क्यों थे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि जिस प्रकार से कैप्टन के मन में देश के प्रति देशभक्ति की भावना है, अब शायद कोई नहीं बचा, अब आगे जो है ऐसा देशभक्त कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि चश्मा अभी भी लगा है, तो फिर जो है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है उत्तर कि हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस थे क्योंकि चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त जो कैप्टन है वो मर चुका है और अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए वो निराश थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जब उन्होंने देखा तो उनके मन में क्या उम्मीद जो है जाग उठती है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी लोगों के अंदर जो है देश के प्रति भावना है, देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी जो है इस धरोहर को संभाले हुए है, क्योंकि जो सरकंडे का चश्मा था वो बच्चों ने ही बनाया था, बच्चों ने ही नेताजी को पहनाया था। तो इसे देखकर उनके मन में जो है इस प्रकार की आशा जागृत हुई कि अभी भी हमारे देश के बच्चों, जो कि हमारे देश का भविष्य है, तो उनके मन में देश के प्रति प्रेम है, यानी कि देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। ये जो है उनके मन में भाव आया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि हवलदार साहब इतनी सी बात को देख करके क्यों भावुक हो गए थे। क्योंकि उनके मन में आई जो निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। पहले तो वो ये सोच रहे थे कि अब कैप्टन मर गया है तो शायद अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो देश के प्रति ऐसे ही प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना रखता होगा। लेकिन जैसे ही वो नेताजी की आंखों पर चश्मा देखते हैं, अचानक से वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी रोकने को, और वहां जा करके वो बिल्कुल आश्चर्य से उसे देखते हैं और उनके मन में जो है खुशी के जो है आंसू जो है उनकी आंखों में छलक उठते हैं। तो उसे देख करके जो है वो एकदम से भावुक हो जाते हैं कि यह विश्वास उनको हो गया था कि अभी देशभक्ति की जो भावना है वो हमारी भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है ना। चलिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब इन वाक्यों का आपको आशय जो है स्पष्ट करना है कि क्या इसका वाक्य का मतलब है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और उसके अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती रहती है। तो जब कैप्टन का मजाक उड़ाया किसने, उस पान वाले ने, तो तब हवलदार साहब इस वाक्य को सोचते हैं और कहते हैं, और बार बार वो ये सोचते हैं। तो इसका क्या मतलब है। तो हवलदार साहब बार बार सोचते हैं कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ जो है त्याग देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशते रहती हैं जिसमें जो है उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े।
अर्थात हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को जो है मूर्खता समझा जाता है। यानी कि जो कैप्टन था उसके मन में सुभाष जी के लिए एक देश भक्ति की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, जिसे पान वाले ने पागल का दर्जा दे दिया कि पागल है वो पागल। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे, और जिन्होंने कल लिख लिया है तो वो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पान वाले का एक रेखा चित्र बताना है कि पान वाला कैसा था। तो सड़क के किनारे कहाँ वो रहा करता, कहाँ पर पान वाले ने अपनी दुकान लगाई थी? सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है और वह काला और मोटा है। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं, यानी कि कुछ कुछ वो टकला है। ठीक है। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है और वही दूसरी तरफ खुद भी वो अपने मुंह में एक के बाद एक पान जो है डालता जा रहा है, ठूस ठूस करके खा रहा है। जैसा कि हमने इस गद्य खंड में भी पढ़ा कि जब हवलदार साहब उससे एक प्रश्न पूछते हैं तो वो पहला पान खा रहा होता है, और जैसे ही वो कुछ दूसरा प्रश्न करते हैं वो दूसरा पान अपने मुंह में डाल चुका होता तब तक। ठीक है ना। तो 3 प्रश्नों में उसने 3 पान अपने मुंह में डाल दिए थे और उसके बाद उसने जवाब देने के लिए भी मना कर दिया था। वही दूसरी ओर उसका मुंह जो है पान से भरा है और पान खाने के कारण उसके होंठ जो है लाल और कहीं कहीं काले भी पड़ गए हैं। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे वह रह रहकर अपना चेहरा साफ करता था। ठीक है ना। तो ये है पान वाले का चरित्र या उसका, और यहाँ पर जो हमने रेखा चित्र जो है प्रस्तुत करना था ये है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो ये शब्द आपको, ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे गए या पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना। वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो है जो असीम देश प्रेम प्रकट करता है, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थ परत की भावना को दर्शाता है और वो सर्वथा अनुचित है। और वैसे भी हम किसी शारीरिक अक्षम प्राणी या किसी भी आदमी या किसी आपके व्यक्ति के बारे में हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये फिर भी गलत है। वो तो एक देशभक्त था, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से वो जो है कहीं विकृत है, तो आपको उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ये जो है गलत है। तो ये जो है यहाँ पर तो गलत था ही। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। वो जो है श्रद्धा का पात्र था, लेकिन उसका भी यहाँ पर उपहास किया गया है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे। रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता। तो देखिए यहाँ पर कौन सी विशेषता की ओर यहाँ पर संकेत कर रहा है, यानी कि जो पात्र यहाँ पर जिनके बारे में लिखा है ये यहाँ पर किस विशेषता की ओर संकेत करते हैं? तो पहला है हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते रहते, यानी कि नेताजी को वो देखते रहते। तो यहाँ पर कैसा पात्र, कैसा जो है वो किरदार निभा रहे हैं, कैसी क्या उनकी विशेषता यहाँ पर है? तो हवलदार साहब को हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके जो है अंदर, ये ठीक कर लेंगे इसको, ठीक है, ये अंदर है, उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है
उनके अंदर क्या थी, देशभक्ति की भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से जो है आदर करते थे। ठीक है ना। किसने किया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, नेताजी सुभाष चंद्र जी ने। ठीक है ना। तो उनके लिए जो है वो क्या थे, अपने हृदय से वो हमेशा आदर करते थे। नेताजी को जो है पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिसके लिए उनके मन में जो है श्रद्धा थी। किसके लिए, कैप्टन के लिए। इसीलिए तो उन्होंने बाद में पान वाले से पूछ ही डाला कि आखिर ये ऐसा काम कर कौन रहा है जो बार बार नेताजी के स्मारक को, इस मूर्ति पर जो है रियल का चश्मा पहनाता है, वो भी हर बार एक नया चश्मा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हालदार साहब जो है देशभक्ति की भावना रखते थे और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का जो है हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मों के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को भी देखकर बड़े खुश होते थे, जिसके लिए वो उसका मन से जो है आदर करते थे, श्रद्धा थी। ठीक है, क्योंकि वो आदर करते थे। जब पान वाले ने उसको पागल कहा तो उनको भी बुरा लगा कि एक देशभक्त के लिए ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रति भी यहाँ पर हालदार साहब का जो है क्या था, एक आदर भाव था, एक सम्मान की भावना थी। ठीक है, ठीक है। अब आप इन दो प्रश्नों का उत्तर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। जैसे हमने क खंड का कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, तो यहाँ पर उनकी कौन सी विशेषता की ओर ये संकेत कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों की बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप घर में जाके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे कि पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे उसने पीछे मुड़कर मुंह का जो पान था वो नीचे थूका और झुककर जो है क्या कर दिया, अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखें पोंछी, यानी कि वो रो रहा था और उसने क्या कहा, कैप्टन मर गया। अब क्या विशेषता थी इस समय पान वाले का, क्या कैरेक्टर है, इसके बारे में आप लिखेंगे। साथ ही साथ कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, किस विशेषता की ओर ये संकेत कर रहा है, आप इसको सोच करके लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम भी इसको कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।